हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक पैट्रियोटिकल ड्रामा फिल्म ए वतन मेरे वतन को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये कहानी उन अनसुने हीरोज के बारे में है जिनकी बहादुरी की किस्से इतिहास के पन्नों में गुमनाम है, जिनके बलिदानों की वजह से ही आज हम सर उठाकर आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं। ये कहानी है 1942 में देश के हर कोने में आजादी की लहर फैलाने वाली उषा मेहता और उनके साथियों की, जो उस समय देश की उम्मीद बने जब सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है 1942 के बॉम्बे में अंग्रेजों की गुलामी में काम करते भारतीय सैनिकों से, जिन्होंने आज किसी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा था। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। उन सभी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहे थे। ये सब चल ही रहा था कि तभी एक लड़की भागते भागते उन सैनिकों की गिरफ्त में फंस जाती है। और अब सीन 1930 के उस समय पर फोकस करता है जब महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ दिन रात अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी बहादुरी किस्से सभी देशवासियों के जहन में बैठ चुके थे। गांधी जी की यही बातें आज एक टीचर अपने स्टूडेंट को बता रहे थे, लेकिन तभी अचानक अंग्रेज सैनिक वहां आकर उनकी इस हरकत के लिए उन्हें बेरहमी से मार मार कर उनकी जान ले लेते हैं। वहीं खड़ी एक बहादुर लड़की उषा मेहता अंग्रेजों का विरोध भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अब तक ये बात उषा के फादर को पता लग गई थी, जो खुद भी अंग्रेजों के लिए एक जज का काम करते थे और उषा के इस हरकत से आज काफी नाराज थे, जिसके लिए वो उसे सजा भी देते हैं। लेकिन अगले दिन जब वो अपने बेटे को पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने के बारे में सोचते देखते हैं तो उनकी नाराजगी पल भर में ही दूर हो जाती है और वो उसे एज अ गिफ्ट एक रेडियो देते हैं और कहते हैं कि उषा को कहीं भी उड़कर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया भर की सारी बातें उषा तक उड़कर अपने आप इस रेडियो के जरिए पहुंच जाएंगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आसमान में आजाद उड़ने का सपना जो आज उनकी बेटी ने देखा है, वो सपना उनकी बेटी हर देशवासी के लिए एक दिन पूरा करके दिखाएगी। अब सीन एक बार फिर 1942 के बॉम्बे पे फोकस करता है, जहां हम एक बार फिर उषा मेहता को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी और अब तक अंग्रेजों के विरोध में उसके अंदर की चिंगारी मशाल बन चुकी थी। उषा कांग्रेस के साथ देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, लेकिन उधर उसके बाबूजी आज भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे और उन्हें ही अपना लीडर मान चुके थे, जिसकी वजह से हर दिन उनके बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब तक उन्हें उषा के कांग्रेस के साथ काम करने वाली बात नहीं पता थी। उषा हर मुमकिन कोशिश कर रही थी इसे छुपाने की। उषा आज अपनी सारी परेशानी अपने दोस्त कौशिक को बताती है और हर बार की तरह आज कौशिक ही उसकी हिम्मत बनता है। उन दोनों को देखकर साफ पता लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। लेकिन उषा का पहला मकसद था देश की आजादी, पर उषा अकेली नहीं थी जिसके अंदर आजादी की भूख थी। उसका दोस्त फहाद भी उसी की तरह देश के लिए हर पल अपनी जान देने के लिए तैयार था। हर दिन वो लोग देश को आजाद कराने में अपनी तरह से मदद कर रहे थे। आज ऐसे ही अपना काम करते वक्त उनकी मुलाकात ही इंजीनियर फिरदौस और उसकी वाइफ जूलिया से होती है। उषा जब फिरदौस के घर में थी तब उसकी नजर एक कम्युनिकेशन सेटअप पर जाती है, तो वो इसके बारे में फिरदौस से बताने के लिए कहती है। फिरदौस बताता है कि उसका डिजाइन किया हुआ रेडियो स्टेशन है जिसको उसे बंद करना पड़ा है, क्योंकि अंग्रेजों ने सभी प्राइवेट रेडियो स्टेशन को वर्ल्ड वॉर 2 के चलते बैन कर दिया है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। अब तक रात हो गई थी और उषा भी अपने घर वापस आ चुकी थी, लेकिन सुबह की बहस की वजह से उसके बाबूजी अभी भी उससे काफी नाराज थे। उषा सुबह के लिए उनसे माफी मांगती है, लेकिन एक बार फिर उसके बाबूजी उससे वही बातें कहते हैं जो उषा को बर्दाश्त नहीं होती। वो उससे कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजों के सामने झुक जाना चाहिए। वैसे भी सिर्फ अंग्रेजी हैं जो उनके देश को सही तरीके से चला सकते हैं, वरना भारतीयों को तो सड़क पर चलना भी नहीं आता। और ये सुनने के बाद तो उषा भी अपने आप को नहीं रोक पाती। वो उनसे कहती है कि अंग्रेज जो चाहते थे वो कर चुके हैं, उन्होंने उनके जैसे कई लोगों को पूरी तरीके से गुलाम बना दिया है, लेकिन उषा उनमें से एक नहीं है। और रही बात देश चलाने की, तो ये देश उनका है, वो किसी भी बाहर वाले को अपने देश पर राज नहीं करने देंगे। उषा की आंखों की चमक से आज उसके बाबूजी को यकीन हो गया था कि उषा एक न एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ जरूर लड़ेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकते थे। तो वो आज उसे कसम लेते हैं कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेगी। लेकिन उषा के लिए सबसे ऊपर अपना देश था, तो वो आज अपने बाबूजी की झूठी कसम भी खा लेती है और एक बार फिर साबित कर देती है कि उसके लिए अपने देश की आजादी ही सब कुछ है। अब तक देश के सभी नेता काफी एक्टिव हो गए थे, जिनमें सबसे अहम थे महात्मा गांधी। उन्होंने आज देशवासियों में हिम्मत भरने के लिए एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया था, जिसमें उषा के साथ साथ उसके सभी साथियों ने भी शिरकत की थी। सभा शुरू होने पर गांधी जी सभी को बताते हैं कि अगर उन्हें देश की इस लड़ाई को जीतना है तो उन्हें सैक्रिफाइस देना ही होगा। उनके मन से देश प्रेम के अलावा सभी के लिए प्रेम को निकालना होगा, तभी वो देश को बचा पाएंगे। अभी सुनकर आज उषा और वहां बैठे कुछ क्रांतिकारी ब्रह्मचर्य की शपथ ले लेते हैं और अपनी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं। लेकिन आज उषा को ये सब करता देख कौशिक का दिल टूट जाता है। आखिर उसने तो अपनी जिंदगी उषा के साथ बिताने के सपने देखे थे। उषा से समझाती है कि ये सैक्रिफाइस तो उन्हें देना ही था, आखिर उनके लिए तो देश की आजादी ही सब कुछ थी। लेकिन उषा आज भी समझ नहीं पाई थी कि कौशिक तो ये काम उषा के लिए ही कर रहा था। उसने तो पूरी जिंदगी बस उसी से प्यार किया है, लेकिन एट लास्ट आज उसका भी दिल टूट ही गया था। लेकिन उषा के लिए उसका प्यार सच्चा था, तो वो उसका इस लड़ाई में साथ नहीं छोड़ता। भले ही वो एक हो या ना हो, लेकिन वो उसकी हर लड़ाई में उसका साथ देगा।
पर अब वो समय आ गया था जहाँ से उनकी असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई को रोकने के लिए मौलाना आजाद और महात्मा गांधी जैसे सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, जिससे पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन की कमान टूट चुकी थी। ऊपर से अब तक अंग्रेजों ने सभी भारतीयों पर जुल्म करना भी शुरू कर दिया था, जिससे अब तक सभी के हौसले भी टूट चुके थे और आज इसी के साथ उषा और उसके दोस्तों की हिम्मत भी टूट चुकी थी। लेकिन उषा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके दिमाग में आज एक बहुत बड़ा आइडिया हिट करता है। वो समझ चुकी थी कि सभी नेताओं के एब्सेंस में पूरा आंदोलन ठप पड़ चुका है। ऐसे में उन्हें स्ट्रॉन्ग मैसेज को हर पल जनता तक पहुंचाना होगा, जो सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल था, और वो था एक रेडियो स्टेशन। लेकिन उसका आइडिया सुनकर उसके कई साथी उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइवेट रेडियो स्टेशन को अंग्रेजों ने बैन जो कर दिया था। पर फहद और कौशिक आज भी उसका और देश का हर मुश्किल में साथ देने को तैयार थे। उन लोगों का बस एक ही नारा था, करो या मरो। यहाँ तक कि उन्होंने तो उस रेडियो स्टेशन का नाम भी सोच लिया था, जो था कांग्रेस रेडियो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रेडियो स्टेशन बनाने की थी, पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उषा ही उन्हें बताती है, जो था फिरदौस इंजीनियर। और अब वो लोग बिना देरी किए पहुंच जाते हैं फिरदौस इंजीनियर के पास। लेकिन उन लोग का प्लान सुनकर तो वो भी शॉक हो जाता है, पर उन लोग की रिक्वेस्ट करने पर मान भी जाता है। लेकिन उस रेडियो स्टेशन के बदले में उन लोगों से वो 1 किलो सोना यानी उस समय की 4000 रुपए की डिमांड करता है। उन लोगों की आखिरी उम्मीद ये रेडियो ही थी, तो उषा आज बिना कुछ सोचे समझे उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मान जाती है और लग जाती है पैसा इकट्ठा करने में। लेकिन काफी मुश्किल के बाद भी वो 4000 तो क्या 1000 रुपए भी जोड़ नहीं पाए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इरादे जब पक्के हों तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी वही होता है। उषा की बुआ जी उसे अपने सारे गहने दे देती हैं, जिनकी कीमत 4000 तक थी, लेकिन उषा वो लेने से मना कर देती है। पर उसकी बुआ से समझाती है कि वो भले ही उन लोगों की तरह अंग्रेजों से लड़ नहीं सकती, लेकिन आजादी की लड़ाई में उनकी मदद जरूर कर सकती है। आखिर उनका भी तो यही सपना है। एंड फाइनली आज उन सभी ने अपनी लड़ाई में पहला कदम रख दिया था। लेकिन आज इस लड़ाई को वो लोग लड़ने निकले थे वो सच में ही काफी बड़ी होने वाली थी, जिसका सामना करने में उन्हें काफी इम्तिहान देने थे। अब तक उनके प्लान के बारे में एक आदमी को भी पता लग चुका था, जो उनके हर कदम पर नजर बनाए हुए था। आज उषा, फहद और कौशिक सभी फिरदौस की मदद से बॉम्बे की अलंकार बिल्डिंग में अपने रेडियो स्टेशन सेटअप कर लेते हैं और कांग्रेस ऑफिस से कई नेताओं जैसे महात्मा गांधी की प्री रिकॉर्डिंग ऑडियो को भी इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे वो लोग अपने प्रोग्राम में जनता को सुनाने वाले थे, ताकि उनके अंदर का हिंदुस्तान ही फिर से जाग सके। और अब फाइनली वो समय भी आ जाता है जब वो लोग पहली बार अपने प्रोग्राम को 8:30 बजे ऑन एयर करने वाले थे। और उषा के इंट्रोडक्टरी स्लोगन हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पर हिंदुस्तान में से ये प्रोग्राम शुरू होता है और कुछ ही देर में वो प्रोग्राम सक्सेसफुली ब्रॉडकास्ट भी हो जाता है। उन लोगों ने अपनी तरफ से आजादी की चिंगारी लोगों तक पहुंचा दी थी, जो अब सच में ही एक बड़ी मशाल बनकर भारतीयों के दिल में देखने वाली थी। जैसे जैसे कांग्रेस रेडियो हर रात 8:30 बजे ब्रॉडकास्ट हो रहा था, वैसे वैसे देश के हर कोने में उसकी आवाज गूंज रही थी। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नागालैंड तक हर जगह आजादी की मशाल चलने लगी थी। कांग्रेस बुलेटिन की मदद से अब तक सभी क्रांतिकारियों को इस प्रोग्राम के बारे में ही पता लग चुका था। एंड फाइनली उषा, फहद और कौशिक की मेहनत रंग ला चुकी थी। पर जैसे जैसे कांग्रेस रेडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, वैसे ही अब ये खबर अंग्रेजों तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन फिरदौस इंजीनियर की इस बेहतरीन रेडियो स्टेशन को ट्रेस कर पाना नामुमकिन था, तो उन लोगों ने अब इस रेडियो की खबर को पहुंचने और पहुंचाने वालों को रोकना शुरू कर दिया था। लेकिन अब पूरे देश में करो और मरो का नारा गूंजने लगा था, जिससे उन्हें रोकना अब नामुमकिन था। और अब इस लड़ाई में बहुत अहम चेहरा भी जुड़ने वाला था, जिससे इस लड़ाई की दिशा बदलने वाली थी। और ये चेहरा और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिनकी कंधों पर अब देश को आजाद कराने की जिम्मेदारी थी। वो सभी क्रांतिकारियों को आज जल्द से जल्द कांग्रेस रेडियो के पीछे छुपे लोगों को ढूंढने को कहते हैं, ताकि वो उन्हें अपने साथ जोड़कर इस आंदोलन को और मजबूत बना सके। आखिरकार उन्हें भी अब तक इस रेडियो की ताकत का पता लग चुका था। ऊपर से कांग्रेस रेडियो ने अंग्रेजों की नींद उड़ाती थी, यहाँ तक कि अब ये खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट तक भी पहुंच चुकी थी, जिन्होंने जल्द से जल्द इस रेडियो को ढूंढकर इसके चलाने वालों को फांसी पर लटकाने का भी ऑर्डर दे दिया था। और इस ऑर्डर के बाद ऐसा ही होता है। ब्रिटिशर्स की बेस्ट टेक्नोलॉजी अब तक इस काम में लग चुकी थी। एंड फाइनली आज वो ये पता कर लेते हैं कि रेडियो और कहीं से नहीं बल्कि बॉम्बे से ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लेकिन इसके आगे इसका पता वहाँ के ऑफिसर्स को ही लगाना होगा। इधर अब तक उषा की भी परेशानियां बढ़ने वाली थी। वो जिन एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाकर वो रेडियो चला रही थी, उसका सच उसके बाबूजी को पता लगने वाला था। और आज सच जानकर उनको काफी दुख भी होता है, क्योंकि उषा ने उनकी झूठी कसम जो खाई थी। अब तक वो काफी गुस्से में आ चुके थे और अब वही होता है जो होना था। वो उसे सबसे दूर एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनकी बेटी आज सबसे पहले देश की बेटी बन चुकी थी। उसने अपने पंख फैला लिए थे और आजादी के आसमान में उड़ने के लिए निकल पड़ी थी। उषा आज अपना घर छोड़ देती है। एंड फाइनली उसके बाबूजी को भी आज अपनी गलती समझ आ चुकी थी, लेकिन वो तो बस अपनी बेटी को अंग्रेजों से बचाना चाहते थे। इसमें उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। ऐसे में आज बुआ जी ने समझाती है कि उनकी बेटी ने देशभक्ति को चुना है, या तो उसे वो स्वतंत्र भारत में मिलेंगे और नहीं तो अपनी शहीद बेटी के माँ बाप कहलाएंगे। और दोनों ही सूरतों में उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होगा।
आज उषा, फहद और कौशिक कांग्रेस के और क्रांतिकारियों से मिलने चाहते हैं जो अंग्रेजों से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन वो लोग ये नोटिस नहीं करते कि वही आदमी आज फिर से उन पे नजर बनाए हुए था। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि आदमी कौन था, और सच जानने के बाद भी अभी भी इसने किसी को क्यों कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये तो अब आगे ही पता चलेगा। इधर आज उषा और उसके साथियों की कोशिश रंग लाने वाली थी। आज उनकी मुलाकात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से होती है, जिन्हें उन्हीं की तलाश थी। उन तीनों ने अब तक अपने रेडियो स्टेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी थी, और उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया था कि प्रोग्राम देश के कई कोनों में लगातार सुना जा रहा है। लेकिन अगर उन्हें इस लड़ाई को जीतना था तो उन्हें कांग्रेस रेडियो को अपनी लड़ाई की आवाज बनाना था। तो वो लोग आज इस रेडियो को बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट करने का फैसला लेते हैं, जहां से देश के हर हिस्से में उनकी आवाज पहुंच पाए। लेकिन इधर अब तक अंग्रेज भी पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर जॉन लायर को इस रेडियो को जल्द से जल्द उखाड़ फेंकने के काम में लगा दिया था, जिन्होंने पहले भी कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब तो उन लोगों को राम मनोहर लोहिया की इस रेडियो से जुड़ने की खबर भी मिल चुकी थी, तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता लगा था कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बे में कुछ ही इंजीनियर बना सकते थे, तो आज जॉन लायर उन सभी इंजीनियर्स को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। अब तक उषा और कांग्रेस खतरे में आ चुके थे, लेकिन आज वही आदमी उनके काम भी आता है जो उन पर इतने दिनों से नजर बनाए हुए था। एक्चुअली ये कोई ब्रिटिशर्स का जासूस नहीं, बल्कि उनके खिलाफ काम करने वाला एक क्रांतिकारी था, जो ब्रिटिशर्स के साथ रहकर उनके हर कदम की खबर अपने देशवासियों तक पहुंचाया करता था। और आज भी वो ऐसा ही करता है। वो जॉन लायर के प्लान की खबर कांग्रेस के क्रांतिकारियों तक पहुंचा देता है और जल्द से जल्द फिरदौस इंजीनियर को बचाने के लिए कहता है। उषा ये खबर पाते ही फिरदौस को बचाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और फिरदौस और कांग्रेस रेडियो के कनेक्शन के बारे में भी उन्हें पता लग चुका था। फिरदौस, उषा उसके साथ ही पुलिस से बचने के लिए उसी के घर में छुप रहे थे, लेकिन अब तक उषा को समझ आ चुका था कि अगर इन सभी को उसे बचाना है तो उसे रिस्क लेना ही होगा। तो आज वो खुद पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वो खुद फिरदौस के कपड़े पहनकर वहां से भागने लगती है, लेकिन जॉन भी अब तो उसके पीछे लग चुका था। तो उषा को बचाने के लिए कांग्रेस के महान क्रांतिकारी बलवीर आज पुलिस से भिड़ जाते हैं और शहादत को गले लगा लेते हैं। उनके बलिदान की वजह से आज सभी बच पाए थे, और साथ ही साथ उनका प्लान भी बच पाया था, जिससे उनका बलिदान आज व्यर्थ साबित नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ से उन सभी का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। अपने सच्चे देशभक्त होने का हर पल सबूत देना था उन्हें। लोहिया जी उन्हें बताते हैं कि उनके रेडियो स्टेशन के लिए रेक्टिफायर का बंदोबस्त एक स्मगलर ने कर दिया है। बस उनमें से कुछ लोगों को जाकर वो रेक्टिफायर यहाँ लाना है, लेकिन इस काम में काफी रिस्क था। हो सकता है ये पुलिस की कोई चाल हो, पर आज उषा उसके साथ ही इन सब चीजों की परवाह किए बिना उस रेक्टिफायर को लाने के लिए मान जाते हैं और पहुंच जाते हैं दिए हुए पते पर। लेकिन यहाँ से अब उषा इस काम की जिम्मेदारी ले लेती है और खुद उसे स्मगलर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब वही होता है जिसका डर था। ये सच में ही पुलिस की एक चाल थी, पर अब उषा पीछे नहीं लौट सकती थी। उसे हर हालत में वो रेक्टिफायर चाहिए था, तो वो हिजाब पहनकर उस स्मगलर के पास पहुंच जाती है और रेक्टिफायर छीन कर भागने लगती है। अब तक पुलिस को भी उसके बारे में पता लग चुका था, तो वो भी उसका पीछा करने लगती है और अब इसी के साथ चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन उषा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके एक मस्जिद के अंदर चली जाती है और हिजाब पहनी बाकी औरतों में शामिल हो जाती है। अब तक जॉन भी वहां आ चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी उषा को नहीं पहचान पाता, क्योंकि सभी ने हिजाब जो पहन रखा था। लेकिन ये लोग भी कहीं पीछे हटने वाले थे। वो अब सभी औरतों की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बार फिर उषा की परेशानी बढ़ जाती है। एक एक करके सभी की तलाशी शुरू हो जाती है, लेकिन जब उषा की तलाशी होती है तो सरप्राइजिंगली पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर मिलता भी कैसे, क्योंकि उषा ने तो एक बार फिर सभी को अपनी चालाकी से बेवकूफ जो बना दिया था। उसने उस रेक्टिफायर को अपने बैग के नीचे के हिस्से में सिलाई करके छुपा जो दिया था, जिससे पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। और एक बार फिर उषा उनके हाथों से बचकर वापस कौशिक को फांद के पास पहुंच गई थी। लेकिन उषा को इस परेशानी में देखकर आज कौशिक की हालत खराब हो गई थी, जिससे वो उस पर काफी नाराज भी होता है। और आज यहाँ उषा समझ जाती है कि कौशिक के होते हुए कभी भी अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि उनका ख्याल हर वक्त उन दोनों के रास्ते का पत्थर बनकर उन्हें रोकता रहेगा। एंड फाइनली आज उषा उससे दूर हो जाने का डिसाइड करती है और एक आखिरी अलविदा के साथ वहां से चली जाती है। और इधर आज एक बार फिर बेचारे कौशिक का दिल टूट जाता है, लेकिन आज उसे भी समझ आ गया था कि वो सच में ही उषा के रास्ते का पत्थर बन चुका था, तो वो भी आज उससे अपने आप को दूर कर लेता है। उधर आज हम उषा को देखते हैं जो खुद भी कौशिक के जाने से टूट चुकी थी, लेकिन उसके लिए उसका काम और देश की आजादी ही सबसे पहले थी। अब तक उषा, फहद और लोहिया जी की मदद से कांग्रेस रेडियो की आवाज दूर तक पहुंच चुकी थी। पंजाब, पेशावर, शिमला से लेकर कलकत्ता और देश के हर कोने में विद्रोह की आग फैल चुकी थी। सभी को लोहिया जी के जरिए तैयार हो जाने का मैसेज मिल चुका था और अब कांग्रेस भी अपने फुल मोड में आ चुकी थी, पर अब पुलिस भी अपनी पूरी ताकत लगाने वाली थी। उन्होंने अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को इस काम के लिए तैयार कर लिया था, जो और कुछ नहीं बल्कि एक रेडियो डिटेक्टर वैन थी, जिसके जरिए वो किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी का पता आराम से लगा सकते थे। और अब उनका शिकार कांग्रेस रेडियो होने वाला था। लेकिन अपनी खबरी के जरिए अब तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इसकी खबर लग चुकी थी और उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। इस वैन को फेल करने
करना सच में ही मुश्किल था, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी जो थी इसका साइज। इसे दूर से ही देखा जा सकता था। तो वो प्लान बनाते हैं कि हर रात कामा सड़क पर नजर रखेंगे और इस वैन के आते ही वो उन्हें खबर दे देंगे, जिससे वो लोग उसी वक्त रेडियो को बंद कर देंगे और एक बार फिर पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। उन सभी का प्लान सच में ही कमाल का था, इससे उनके बचने के चांसेस बढ़ चुके थे। एंड फाइनली अब कांग्रेस और पुलिस दोनों ही अगले दिन से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। पुलिस अब हर रात कांग्रेस रेडियो के चालू होते ही बॉम्बे के हर कोने को तलाशने लगी थी और कामत हर दिन रोड पर नजर बनाए हुए था। शुरू की कुछ दिन कुछ ना मिलने की वजह से सब कुछ शांत रहता है, लेकिन पुलिस आज उस एरिया में पहुंच जाती है जहां कांग्रेस रेडियो को चलाया जा रहा था और अब तक उनको उसके सिग्नल भी मिल चुके थे, लेकिन वो उसे ट्रेस कर पाते उससे पहले कामत उन्हें देखकर फहद को खबर कर देता है और इधर उषा भी तुरंत ही रेडियो को बंद कर देती है, जिससे वो बैन एक बार फिर सिग्नल को खो बैठती है और पुलिस को भी खाली हाथ ही अब लौटना पड़ता है। पुलिस अगले दिन वहां जाती भी है, लेकिन अब तक उस रेडियो स्टेशन की लोकेशन कांग्रेस ने बदल दी थी, जिससे पुलिस को कुछ नहीं मिलता और उन्हें भी समझ आ गया था कि कांग्रेस ने उनके इस जाल का भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, यानी उनकी कोशिश बेकार थी। लेकिन कांग्रेस की एक चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि पुलिस ने अब एक और रास्ता ढूंढ लिया था जो था ट्रायंगुलेशन। वो आज 2 डिटेक्टर वैन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कामत को एक ही वैन दिखती है और वो उस वैन से बच जाते हैं, लेकिन वही पुलिस दूसरी वैन का इस्तेमाल करके उन्हें डिटेक्ट कर लेती है जो कामत नहीं देख पाया था। लेकिन अब तक पुलिस की चाल के बारे में उन्हें भी पता लग गया था और उनके पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उषा कामत को पहले ही वहां से निकाल देती है और खुद फहद के साथ उस रेडियो सेटअप को पैक करने लगती है, लेकिन अब तक पुलिस पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी थी और उषा को भी अब समझ आ गया था कि यहाँ से बचना मुश्किल है। तो वो एक बार फिर एक चाल चलती है, वो उस रेडियो सेटअप को खिड़की के बाहर फेंक देती है और खुद सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ भागती है और सीना उस समय में फोकस करता है जहाँ से फिल्म स्टार्ट हुई थी। पुलिस ने अब तक उषा को पकड़ लिया था, लेकिन आज भी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वहां से बच जाती है। वो पुलिस को फहद की डिसेबिलिटी के चलते उसकी मदद करने का बहाना देती है और उसे लेकर पुलिस से बचकर नीचे आ जाती है। और जब पुलिस भी उस बिल्डिंग को तलाश करती है तो उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रेडियो सेटअप तो उषा और फहद ने पहले ही खिड़की से बाहर फेंक दिया था। एंड फाइनली एक बार फिर वो लोग आज पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो पाए थे। पुलिस भी आज सरप्राइज में थी कि उनकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी अब समझ आ गया था कि आज उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो पुलिस से बच गए, लेकिन अब वो वापस से ये रिस्क नहीं ले सकते थे। पर सबसे बड़ी परेशानी तो अब उनके सामने थी, क्योंकि 10 दिनों में दिवाली थी जिस दिन लोहिया जी के ऑर्डर पर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छिड़ने वाला था। देश के हर कोने में लोग बस उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में उस रेडियो की परेशानी ने उनकी कोशिशों पर पानी फेर दिया था, लेकिन उषा ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वो भी उन्हें वही करने को कहती है जो पुलिस ने उनके साथ किया, यानी ट्रायंगुलेशन। मतलब वो भी अब से 2 रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल करने वाले थे। एक बार फिर पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब साबित होगी और उनका काम भी पूरा हो जाएगा। सभी को उषा का आइडिया कमाल का लगता है, तो वो सभी इसके लिए मान जाते हैं और उषा भी अब अगले दिन से ही फिरदौस इंजीनियर के साथ मिलकर दूसरे रेडियो स्टेशन को बनाने में लग जाती है। इधर अब पुलिस भी पूरी तरीके से हार मान चुकी थी, उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। लेकिन जॉन आज फिर एक आखिरी खेल खेलने वाला था। वो आज इस सबकी जड़ को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है, जो और कोई नहीं बल्कि फिरदौस इंजीनियर ही था। अब तक उषा को भी पुलिस की इस चाल के बारे में पता लग चुका था, तो वो भागती है फिरदौस को बचाने के लिए, लेकिन इस बात सच में ये पुलिस उनसे 2 कदम आगे निकल चुकी थी। उन्होंने अब तक फिरदौस इंजीनियर को पकड़ लिया था, लेकिन अब उन्हें एक और शौक लगने वाला था। जब वो वापस लोहिया जी के पास जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि पुलिस ने इस जगह पर भी अपनी खबरियों के जरिए पता करके छापा मार दिया है। बड़ी मुश्किल से लोहिया जी और बाकी लोग यहाँ से बचकर निकल पाए हैं। अब तक उन लोगों को कामिद भी मिल चुका था जो उन्हें लोहिया जी के पास ले आता है, लेकिन अब तक सभी के हौसले टूट चुके थे। लेकिन लोहिया जी ने कहते हैं कि अब वो पीछे नहीं हट सकते। आज दिवाली है और सभी कार्यकर्ता उनके एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हर हालत में आज कांग्रेस रेडियो पर लोहिया जी की रिकॉर्डिंग चलानी ही थी, लेकिन अब उनका दूसरा रेडियो पुलिस के हाथ लग चुका था, यानी आज उनमें से किसी एक को पुलिस के जाल में फंसकर अपना काम करना था। इनडायरेक्टली आज उनमें से किसी एक को कुर्बानी देनी थी और लोहिया जी फैसला आज उषा और फहद पर ही छोड़ देते हैं। उषा और फहद में आज इस पर काफी लड़ाई होती है, दोनों ही एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट लास्ट उषा ये काम करने की जिम्मेदारी जीत जाती है और एक आखिरी अलविदा के साथ निकल पड़ती है अपनी कुर्बानी देने। लेकिन ये तो होना ही था जो उषा को बहुत पहले ही पता था। आखिर उसने ये सब बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। अपने देश के लिए शहीद होना उसके लिए गर्व की बात थी। अब वो समय शुरू होने में कुछ ही देर बाकी थी जब उसे वो प्रोग्राम शुरू करके सभी को लोहिया जी का इशारा पहुंचाना था। लेकिन आज इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खोलने पर उषा को कौशिक मिलता है, जिसे फहद ने अब तक सब कुछ बता दिया था। कौशिक ने तो बहुत पहले ही अपनी जिंदगी उषा के नाम कर दी थी, तो अगर आज वो अपनी जान देने वाले थे तो वो पीछे कैसे हट सकता था। उषा से काफी समझाती है, लेकिन आज उसे भी कौशिक के आगे झुकना पड़ता है। आज दोनों एक साथ अपनी कुर्बानी देने का फैसला करते हैं और अब उषा कांग्रेस रेडियो को स्टार्ट कर देती है। इधर प्रोग्राम के स्टार्ट होते ही पुलिस की डिटेक्टिव वैन ने भी उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी और आज पुलिस ने वहां पहुंच जाती है और अब कौशिक और उषा आखिरी बार अपने आप को बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन एट लास्ट आज उन्हें पुलिस पकड़ ही लेती है।
लेकिन अब तक जो होना था वो हो चुका था। सभी संगठनों को लोहिया जी का इशारा मिल चुका था और आज इसी के साथ पूरे देश में विद्रोह छिड़ जाता है। खून की होली स्टार्ट हो जाती है। कलकत्ता, पेशावर, तमिलनाडु, पंजाब और देश के हर कोने में अंग्रेजों पर हमले शुरू हो गए थे, लेकिन आज इसमें भी कई जवान शहीद हो जाते हैं। पर इस विद्रोह से आज अंग्रेजी सरकार के ख्वाब मिट्टी में मिल चुके थे, क्योंकि ये विद्रोह आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। इधर हम उषा और कौशिक को जेल में देखते हैं, जिन पर लगातार जुल्म किए जा रहे थे, लेकिन कोई भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकता। लेकिन बेचारा कौशिक आज इस अत्याचार को सह नहीं पाता और लोहिया जी के खिलाफ बयान देने को मजबूरन मान जाता है। लेकिन इधर उषा की जुबान पर आज भी एक ही नारा था, वंदे मातरम। और आज एट लास्ट उसकी बहादुरी के सामने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। एट द एंड सीन हम उषा मेहता को देखते हैं, जिन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई थी और 4 साल जेल में काटने के बाद आज वो 1946 में वापस अपने परिवार से मिल पाई थी। लेकिन आज भी उनके दिल में एक ही नारा है, जो है वंदे मातरम। और इसी के साथ फिल्म यही एंड हो जाती है। फिल्म के आखिरी पलों में हमें पता लगता है कि उषा मेहता को 1942 और लोहिया जी को 1944 में जेल भेजा गया और दोनों को ही 1946 में आजादी से 1 साल पहले रिहा भी कर दिया गया। उषा मेहता को 1998 में उनके साहस और बलिदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और आज भी वो देश की आजादी में शामिल एक हीरो की तरह देखी जाती हैं। दोस्तों, ये फिल्म हमें मैसेज देती है कि भले ही कई हीरोज के नाम इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो, लेकिन उनके योगदान के बिना हम कभी भी आजाद नहीं हो पाते। सही मायनों में तो गुमनाम हीरोज ही देश के सबसे बड़े हीरोज हैं, जो बिना किसी लालच के कुर्बान हो गए। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।